गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की एक सेकंड क्लास। दैट इज़ उसमें हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ेंगे। अभी हम वीपीएच पढ़ रहे हैं गाइस। एनिमल न्यूट्रिशन क्लास नेक्स्ट टाइम पे मैं अपलोड करूँगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वीपीएच। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है? सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ कि ये हमारी अर्थ की सरफेस है। ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ देख लीजिए। ये हमारे पास में क्या है? अर्थ की सरफेस है। और अर्थ की सरफेस में से यहाँ से क्या होता है? सोलर की रेडिएशंस आ रही हैं। सोलर रेडिएशन किसके ऊपर गिर रही है? अर्थ की सरफेस के ऊपर गिर रही हैं। अब देखिए, जब सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस के ऊपर गिर रही है तब उनकी एनर्जी क्या है? ज़्यादा। एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब उनकी जो वेवलेंथ है, जो लैम्डा है, वो इनका क्या है? कम। तो मतलब हाई एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं कि शॉर्टर वेवलेंथ वाला सोलर रेडिएशन जब गिरेगा तो उस टाइम पे वो सारी की सारी रेडिएशन अर्थ सरफेस के ऊपर गिरेंगी। लेकिन जब जैसे ही अर्थ सरफेस से कुछ रेडिएशन है जो रिफ्लेक्ट होके जाएंगी, और रिफ्लेक्ट होने वाली जो रेडिएशंस है वो पूरी की पूरी लेयर से बाहर निकल नहीं पाती। कहाँ से निकल नहीं पाती? यहाँ से निकल नहीं पाएंगे बाहर CO2 के लिए, क्योंकि CO2 के पॉल्यूशन की वजह से CO2 ने जाके क्या बना लिया? अर्थ सरफेस के ऊपर एक लाइन बना ली, एक तरीके से एक थिक लेयर बना ली है यहाँ पे। और थिक लेयर की वजह से क्या हुआ कि ये सारी की सारी जो हीट की रेडिएशंस हैं जो अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद निकली हैं, कि इससे क्रॉस होकर ऊपर जा नहीं पाएंगी, और ये क्रॉस होकर ऊपर नहीं जा पाएंगी। इसलिए यहाँ पे क्या होती जाएंगी? हीट की रेडिएशन से इकट्ठी होती जाएंगी, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा बढ़ जाएगा। तो यही बात है सीधी सी कि द CO2 नॉर्मली इज नॉट ए पॉल्यूटेंट। जनरली CO2 पॉल्यूटेंट नहीं होता, बट इसकी जो हायर कंसंट्रेशन है ना, वो एक थिक लेयर बना लेती है अराउंड द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर एक थिक लेयर बना लेती है। इट प्रिवेंट द एस्केप ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो ये क्या करती है? अर्थ से जो ये हीट रेडिएशन है ना, उनको जाने नहीं देती। तो टेम्परेचर ऑफ अर्थ राइजेस, ठीक है, एंड दिस फिनोमेना इज नॉन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस फिनोमेना इज नॉन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें कि ड्यू टू दिस है ना, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर क्या हो गया? इसका राइज हो गया, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या हो गया? थोड़ा गर्म हो गया, मतलब एक तरीके से जो इसका नॉर्मल टेम्परेचर था उससे हल्का सा टेम्परेचर बढ़ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20th सेंचुरी ना, 20 सेंचुरी में क्या हुआ? ग्लोबल मीन टेम्परेचर जो है वो राइजेस बाई 0.6 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक तरीके से हम देखें तो 20 सेंचुरी के अंदर टेम्परेचर कितना बढ़ गया? ग्लोबल मीन टेम्परेचर कितना बढ़ गया? 0.6 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है। और इसकी वजह से अब टेम्परेचर बढ़ा है तो एक तरीके से क्या होगा? सी लेवल भी बढ़ेगा। तो मीन सी लेवल राइजेस बाई 1 to 2 mm पर ईयर। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब मेजर ग्रीन हाउस गैसेस की, कि हम मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हमें पता होनी चाहिए। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है? 60% है। अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा उसमें कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके हम बोल रहे हैं कि एक थिक लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है वो बाहर नहीं निकल पाती। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 60%। मीथेन हमारे पास में कितना है? 20%। CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितना है? 14%। N2O जो लाफिंग गैस है वो कितनी है? 6% है ना। N2O को हम बोलते हैं लाफिंग गैस। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें? ग्रीन हाउस गैसेस की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया? 60%। मीथेन कितना हो गया? 20%। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितना हो गया? 14%। N2O वो कितना हो गया? 6%। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर इसको हमें कोई ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल दे तो सबसे ज़्यादा क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में क्या हो गया? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और बाद में क्या हो गया हमारे पास में? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे द मैकेनिज्म ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ऐसा कैसे हो रहा है, उसका मैकेनिज्म की बात करेंगे। जो हम पढ़ भी चुके हैं उसी चीज़ को हम दोबारा देख रहे हैं। द थिक लेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये क्या करेगा? उन रेडिएशंस को अलाउ करेगा। कौन सी रेडिएशंस को? सोलर रेडिएशंस को, जिनकी वेवलेंथ क्या है? छोटी है। शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को अलाउ करेगा, मतलब जिनकी एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। ट्रैप द रिफ्लेक्टेड हीट रेडिएशंस ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, लेकिन जो अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जिनकी जो वेवलेंथ है वो क्या है? ज़्यादा, मतलब जिनकी एनर्जी क्या है? कम, उनको क्या कर लेगा? ये ट्रैप कर लेगा। अब देखिए, ये चीज़ हम यहाँ पे वापस देख रहे हैं कि ये जो लेयर बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सोलर रेडिएशन की लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशन को तो अलाउ कर देगा, लेकिन हायर वेवलेंथ वाली रेडिएशन को अलाउ नहीं करेगा। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ओजोन शील्ड की, है ना। ओजोन शील्ड क्या है? द थिक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन, जिसको हम बोलेंगे गुड ओजोन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओजोन दो टाइप का है, गुड ओजोन और बैड ओजोन। आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। अगर कहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो वो गुड ओजोन है, और कहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? बैड ओजोन बोलेंगे, ठीक है। देखिए, थिक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। अगर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुड ओजोन। इट प्रोटेक्ट द लिविंग बींग्स फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। हाँ, यूवी रेज से उसको बचाएगा। नॉर्मल थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, जो गाइज आप लोग को याद रखनी है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नॉर्मल थिकनेस कितनी होती है इसकी? 3 mm होती है, 3 मिलीमीटर होती है, लेकिन पोल्स के ऊपर कितनी होती है? 4 mm, ठीक है, 4 मिलीमीटर।
नेक्स्ट है गुड ओजोन वर्सेस बैड ओजोन के बारे में बात करेंगे, जो मैंने अभी आपको अभी बोला था। गुड ओजोन कब बोलेंगे? जब स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होगा। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सबसे 10 से 20 किलोमीटर अर्थ सरफेस की रेंज में ये क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रेटोस्फेयर। क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रेटोस्फेयर। उसके ऊपर क्या प्रेजेंट सॉरी ट्रोपोस्फेयर, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ सरफेस है, इससे 10 की 20 किलोमीटर की रेंज में जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, और उससे ऊपर जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, 40 से 50 किलोमीटर की रेंज में, वो प्रेजेंट होता है हमारे पास में स्ट्रेटोस्फेयर। तो अगर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की लेयर बन रखी है तो वो तो क्या है? गुड ओजोन कहलाएगा, और ट्रोपोस्फेयर में बन रखी है तो वो क्या कहलाएगा? बैड ओजोन कहलाएगा। ठीक है। इट एक्ट एज हार्मफुल पॉल्यूटेंट, ये हार्मफुल पॉल्यूटेंट की तरह काम करती है ट्रोपोस्फेयर के अंदर। अब देखिए, इट प्रोटेक्ट द लिविंग बींग्स फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? अगर ओजोन प्रेजेंट है तो वो किसे? हार्मफुल यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करें ओजोन की। ओजोन इज ऑल्सो नोन एज केमिकल वीड। ठीक है, ओजोन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? केमिकल वीड। हार्मफुल इन ट्रोपोस्फेयर, जो ट्रोपोस्फेयर में तो हार्मफुल है, और यूजफुल इन स्ट्रेटोस्फेयर। केमिकल वीड इसलिए बोला है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल हम बात करें बथुए की, ठीक है, तो हो ना, गेहूं के जो खेत हैं उनके अंदर बथुआ लगा हुआ है, तो वैसे देखा जाए तो बथुआ हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, सर्दियों में काफ़ी हम उसके रायता वगैरह बना के उसका सब खाते हैं हम। तो अगर इस पर्पज से देखा जाए, हमारे पर्पज से, तो वो अच्छा है। लेकिन सरसों के हिसाब से वो देखा जाए तो सरसों के लिए तो क्या वीड है। तो मतलब एक तरफा उसका फायदा है, एक तरफा उसका नुकसान भी है। तो इसीलिए हम उसको भी वीड बोल रहे हैं, और यहाँ पे हमने केमिकल वीड इसको इसलिए बोला है क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में तो ये क्या हार्मफुल है, और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या है? ये यूजफुल है। नेक्स्ट गाइज हम बात कर रहे हैं ओजोन होल की। ठीक है, ओजोन होल की बात करेंगे तो डेफिनेशन की बात है, सीजनल थिकनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन होल में क्या होता है कि जो हम बात कर रहे हैं कि बाकी जगह 3 mm और पोल्स के ऊपर जो 4 mm है ना, तो इससे कम थिकनेस हो रही है। इससे कम अगर थिकनेस होने लग जाए पोल्स पे, इससे कम और बाकी जगह इससे कम, तो उसको हम बोलते हैं ओजोन होल, मतलब वहाँ पे होल हो गया। तो यहाँ पे यह है कि ये फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? निम्बस 7 सैटेलाइट ने इसको डिस्कवर किया इन 1985 के अंदर। कब किया? इन 1985 के अंदर इसको सबसे पहले डिस्कवर किया ओवर द अंटार्कटिका। ठीक है, कहाँ पे डिस्कवर किया इसको? अंटार्कटिका में। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमने किसकी बात करी? ओजोन होल की। ओजोन होल मीन्स सीजनल थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय निम्बस 7 सैटेलाइट इन 1985 के अंदर ओवर अंटार्कटिका। अब बात कर रहे हैं हम ओजोन होल की। ओजोन होल मीन्स डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, मतलब ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो गया। अलाउज द हार्मफुल यूवी रेज टू रीच द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से हार्मफुल यूवी रेज क्या हो रही है? पहुंच रही है। नेक्स्ट हमारे पास में है कि थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन लेयर की थिकनेस हम किस में मेजर करते हैं? किस में करते हैं? डॉप्सन यूनिट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें कि ओजोन होल डेवलप ओवर द अंटार्कटिका। हम देख रहे हैं अंटार्कटिका में फॉर्म हो रहा है, लेकिन कब? इसको ये हम नीट के टाइम पे भी पढ़ा है कि लेट अगस्त टू अर्ली अक्टूबर। ठीक है, उस टाइम पे ये डेवलप होता है। आगे हम बात करें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस की बात करेंगे जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि किसका इंपॉर्टेंस है, कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ओजोन को थिन कर रहा है या उसको डिप्लीट कर रहा है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। ठीक है, ये 14% ऑफ टोटल डिप्लीशन। ये समझ लो कि जितना डिप्लीशन हो रहा है उसमें अकेले 14% इसका हाथ है। उसके बाद में बात करेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड की। ठीक है, और उसके बाद में बात करेंगे मीथेन की एंड हेलोजेंस के। और हेलोजेंस में भी कौन सा? पर्टिकुलरली क्लोरीन की बात कर रहे हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। हम बात करेंगे सबसे पहले कि क्या क्या ओजोन डिप्लीशन होने के नुकसान क्या क्या है। हार्मफुल यूवी रेज रीचेस टू द अर्थ सरफेस। सीधी सी बात है, अगर ओजोन डिप्लीट हो गया तो जो यूवी रेज है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यूवीबी रेज एक्ट एज म्यूटाजन। ठीक है, कॉज म्यूटेशन। सीधी सी बात है, यूवीबी जो रेज है वो म्यूटाजन की तरह काम करती है, और ये म्यूटेशन कॉज करती है। दूसरी बात है कि स्किन का कैंसर होने लग जाएगा, मतलब मेलोनोमा हो जाएगा। इफेक्ट ऑन आई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या पड़ेगा? कॉर्नियल इन्फ्लामेशन होने लग जाएगा, और कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास में कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर की बेसिस में हम पॉल्यूटेंट्स का टाइप देख रहे हैं। तो हम कुछ देख रहे हैं सबसे पहले कि कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं, कुछ पॉल्यूटेंट होते हैं जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं। अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि किनको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट बोलेंगे, किनको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलेंगे। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि द पॉल्यूटेंट दैट आर डायरेक्टली रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। वो पॉल्यूटेंट जो किसी केमिकल रिएक्शन होने के बाद में नहीं बन रहा है, पॉल्यूशन बाद में पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा है, जो पहले से इटसेल्फ अलोन ही क्या एक पॉल्यूटेंट की तरह काम कर रहे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, DDT एक्सेट्रा, ये सब, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन सब की बात कर रहे हैं हम। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है कि द फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शंस बिटवीन प्राइमरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ में केमिकल रिएक्शन होंगे जो बनेंगे, वो कौन होंगे? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे स्मोक की, जो हमने पिछली बार पढ़ा था स्मोक के बारे में भी, ठीक है। तो हम इसमें बात करेंगे, तो दैट इज, इसके दो हैं एग्जाम्पल, फोटोकेमिकल स्मोक और लंडन स्मोक, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे एसिड रेन। एसिड रेन कौन 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 बनाता है? H2SO4 और HNO3। ओजोन की बात करेंगे इसके अंदर, और पेन मतलब पर ऑक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट की बात कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर। तो सीधी सी बात है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट देख लिया हमने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ये है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ये है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो हैं जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो रहे हैं, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो हैं जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट की रिएक्शन से बन के इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो रहे हैं। अब बात करेंगे हम सब इंपॉर्टेंट एयर पॉल्यूशन डिजास्टर की, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा था कि जो स्मॉग है वो दो टाइप के हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग, लंडन स्मॉग। तो कुछ हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। देखो कुछ डिजास्टर्स हुए थे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लॉस एंजल्स स्मॉग, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग, या एक तरीके से हम इसको बोलते हैं समर स्मॉग। हुआ क्या? 1943 के अंदर हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस रिलेटेड कि फोटोकेमिकल रिएक्शन हुई थी किसके बीच में? नाइट्रोजन ऑक्साइड के बीच में और हाइड्रोकार्बन के बीच में कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गई थी। इसीलिए इसको हमने बोला समर स्मॉग भी। तो उस वजह से ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना। अब हम बात करें किसकी? लंडन स्मॉग। लंडन स्मॉग को ही क्या बोलते हैं? सल्फर स्मॉग भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल स्मॉग। मतलब कुछ इंडस्ट्री से कोई ना कोई पोल्यूशन निकला था जिसकी वजह से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट फॉर्म हुआ। इन 1952 के अंदर ये हुआ कि तो ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ वेपर्स ऑफ H2SO4, है ना, कि H2SO4 के वेपर्स को इनहेल करने की वजह से डिजास्टर हुआ। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो हमने काफ़ी बार सुना भी है, एक मूवी भी इसके ऊपर बनी है, और ये MP में हुआ था, MP में। तो यहाँ पे क्या था? 1984 के अंदर हुआ था ये, ड्यू टू लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, फ्रॉम द पेस्टिसाइड फैक्ट्री ना। तो उस वजह से क्या हुआ था? काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी वहाँ पे। तो उसको बोलते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी, और 1984 के अंदर ये हुआ था। ये पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वैसे तो ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। अब आ रहा है हमारे पास में चार्नोबाइल USSR डिजास्टर। ये हुआ था 1986 के अंदर। इसमें क्या हुआ था? न्यूक्लियर रेडिएशन डिजास्टर हुआ था फ्रॉम लीकेज ऑफ चेर्नोबाइल न्यूक्लियर पावर प्लांट। मतलब क्या हुआ था? एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था चेर्नोबाइल, वहाँ से क्या हुआ था? न्यूक्लियर रेडिएशंस लीकेज हो गई थी, तो जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारा डिजास्टर हुआ था ना। अब हम बात करेंगे फोटोकेमिकल स्मॉग एंड सल्फर स्मॉग के बारे में, ठीक है। फोटो केमिकल स्मॉग, ये हो गया लॉस एंजल्स स्मॉग, और ये हो गया हमारे पास में लंदन स्मॉग, ठीक है। ये लॉस एंजल स्मॉग है और ये हमारे पास में लंदन स्मॉग है। अब देखिए फॉर्म ड्यू टू, क्यों फॉर्म हुआ? तो हमने देखा ही था कि फोटोकेमिकल रिएक्शन हुई थी। तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी किस किस के बीच में? नाइट्रोजन ऑक्साइड के बीच में, हाइड्रोकार्बन के बीच में। ये कहाँ से रिलीज होगी? ऑटोमोबाइल से, ठीक है। कहाँ से रिलीज हो रही है? और रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल। हुआ क्या? परऑक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन्होंने रिएक्ट किया और वहाँ पे क्या बनाया? रेडिश ब्राउन गैस स्मॉग बना दिया। क्या बना दिया? रेडिश ब्राउन स्मॉग बना दिया। दोबारा देख लीजिए कैसे फॉर्म हुआ। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गई किस किस के बीच में? नाइट्रोजन ऑक्साइड के बीच में और हाइड्रोकार्बन के बीच में फॉर्म हो गई ना। और ये कहाँ से रिलीज होगी? ऑटोमोबाइल से। और उसके बाद में ये बनने के बाद में PN, ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के बीच में रिएक्शन हुई, और वहाँ पे क्या बना? रेडिश ब्राउन स्मॉग बन गया। क्या बन गया? रेडिश ब्राउन स्मॉग। अब हम बात कर रहे हैं सल्फर स्मॉग की। सल्फर स्मॉग में क्या है? फ्रॉम कोल बर्निंग, कोल के बर्न की वजह से यहाँ पे क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पे बना H2O। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड कोल बर्निंग की वजह से और ह्यूमिडिटी मिक्स होकर यहाँ पे H2SO4 का वेपर बना, और ये वेपर है ना लोगों ने इनहेल किया, इसलिए डिजास्टर हुआ वहाँ पे। और ये कैसे कलर का है? ग्रेइश स्मॉग है ना। ये कैसा होगा? ग्रेइश स्मॉग। ये कैसा? रेडिश ब्राउन स्मॉग। तो आपको स्मॉग का कलर याद रखना है ना। तो जो फोटोकेमिकल स्मॉग है उसका जो कलर है वो है ब्राउन कलर का, और जो सल्फर स्मॉग है उसका कलर कैसा है? ग्रे कलर का। नेक्स्ट हम बात करें टाइम ऑफ मैक्सिमम अकरेंस, है ना। ये जो होता है हमने देखा कि इसको सनलाइट चाहिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इसको लाइट चाहिए ना। तो ये कब होगा? मिड डे, ड्यूरिंग समर सीजन के अंदर। और इसको क्या चाहिए? थोड़ा सा ना इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जिसमें है ना ह्यूमिडिटी बनी रहे, ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर हो। तो ये अर्ली मॉर्निंग बोल सकते हैं, या फिर हम विंटर सीजन बोल सकते हैं ना। मेजर फ्यूल की बात करें तो ये इसमें है पेट्रोलियम, और ये है कोल की वजह से।
अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई थी, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, और इसके अंदर कौन सी हुई है, रिडक्टिव रिएक्शन। तो गाइज यहाँ पे हम कर चुके हैं प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट को कंप्लीट। अब हम कुछ पढ़ेंगे एसिड रेन के बारे में। काफ़ी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे, पर एक बार हम फिर से देखते हैं इसको। एसिड रेन, एसिड रेन में सबसे पहले मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, H2SO4 होता है, ठीक है, H2SO4, और हमारे पास में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, HNO3 होता है ना, H2SO4 नाइट्रिक एसिड होता है। तो सबसे पहले हम एसिड रेन की बात कर रहे हैं। हुआ क्या, इन्वायरमेंट के अंदर क्या था, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन एटमॉस्फेयर बाय डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से क्या हो गए, रिलीज हो गए इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, कंबाइंड विद वाटर वेपर्स, और है ना वाटर वेपर से कंबाइन हो गया। हुआ क्या, H2SO4 एंड HNO3 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड है ना, ये दोनों मिक्स, ये फॉर्म हो गए, मतलब एक तरीके से आप देख रहे हैं कि SO2 की रिएक्शन किससे हो गई, वाटर के साथ में हो गई, ठीक है, वाटर के साथ में। तो यहाँ पे क्या बन गया, H2SO4, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक तरीके से वाटर, और ये किसकी बात, ये कौन रिएक्ट कर गया, NO2, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया हमारे पास में, नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड। तो H2SO4 और नाइट्रिक एसिड क्या, ये किसके फॉर्म, ये रेन के साथ में आके नीचे गिरेंगी, और इनका जो रेशियो होगा वो होगा 70-30। ये कितना ज़्यादा अमाउंट में H2SO4 होगा और कम अमाउंट में HNO3 होगा, दैट इज 70-30। नेक्स्ट हम बात करें कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन, H2SO4 एंड HNO3 ना, तो 70:30। pH ऑफ एसिड रेन इज लेस देन 5.6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार ये पूछा गया है, काफ़ी बार, ठीक है। तो द pH ऑफ एसिड रेन कितना हो गया, लेस देन 5.6, कितना pH है इसका, 5.6 से कम। मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन कौन है, H2SO4। टाइप्स ऑफ एसिड रेन की बात कर रहे हैं, दो टाइप के एसिड रेन होते हैं, तो ड्राई और एक वेट। ड्राई का बोलेंगे तो एसिड विद डस्ट पार्टिकल के साथ में, अगर मान लो कोई एसिड है जो डस्ट पार्टिकल के साथ में, तो उसको हमने बोल दिया ड्राई। और व्हेन एसिड कम विद फॉग, फॉग के साथ में आ रहा तो हमने उसको क्या बोल दिया, वेट डिपोजिशन। तो गाइज यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की लेक्चर सेकेंड। अब इसी के साथ में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं, वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स, ये भी हम साथ में देख लेते हैं। तो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि कुछ वाटर क्वालिटी के कुछ क्राइटेरियाज हैं जो हमें बताएंगे कि वाटर कितना पॉल्यूटेड है, कितना नहीं है, कुछ उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि 4 स्टैंडर्ड्स है या 4 क्राइटेरिया हमने बना रखे हैं किसके लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, कि वो 4 क्राइटेरिया जिससे हम डिसाइड करेंगे कि वाटर कितना पॉल्यूटेड है और कितना नहीं है। सबसे पहला क्राइटेरिया हो गया हमारे पास में फिजिकल, फिर हो गया केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, और उसके बाद में क्या हो गया, रेडियोलॉजिकल। सबसे पहला है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर में हम क्या देख रहे हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर इज ए क्विक टेस्ट, एक क्विक फटाफट एक तुरंत वाला टेस्ट है इन द फील्ड कंडीशन। सीधी सी बात, हम देख के बता सकते हैं टू जज द वाटर क्वालिटी। हमारे सामने पानी आया और हमने उसको देखा, और देख के हम बता सकते हैं कि ये पीने लायक है कि नहीं पीने लायक है, तो दैट इज नोन एज फिजिकल एग्जामिनेशन। तो द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर इज अ क्विक टेस्ट in field condition to judge the water quality. It act as a primary aid for chemical and microbiological experiment. ठीक है, एक तरीके से प्राइमरी एक एड है कि हम केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, ठीक है, फिजिकल में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा हमारे पास में कलर ऑफ वाटर, ठीक है, द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम कलर, मतलब कोई कलर नहीं होता, पानी का कोई कलर होता नहीं है ना, तो कोई अगर कलर नहीं होगा तो वो पानी पीने लायक है, अगर उसमें कोई कलर आए इसका मतलब कोई ना कोई कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड है ना। तो द कलर ऑफ वाटर इंडिकेट्स ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंस और माइक्रोबियल प्रेजेंस, ठीक है, दोनों इंडिकेट कर सकता है कि या तो कोई ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है या फिर कोई ना कोई माइक्रोबियल प्रेजेंस है। ऑर्डर की हम बात करेंगे तो ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर, ठीक है, मतलब पीने वाला पानी, इसमें कोई ऑर्डर नहीं आनी चाहिए। टेस्ट की बात करें तो नो ऑब्जेक्शनल टेस्ट, सीधी सी बात है, पानी का कोई स्पेशल कोई टेस्ट होता नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक मैटर, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्या इंडिकेट करता है कि कंटामिनेशन है, इसमें हो सकता है कंटामिनेशन सीवेज से आया हो, कारकस से आया हो, या कहीं ना कहीं कोई वेजिटेशन से आया हो। उसके बाद में हम बात करेंगे टेम्परेचर की, कि हम उसके टेम्परेचर को देख के भी बता सकते हैं। पीएच की बात कर रहे हैं हम लोग कि एक्सेप्टेबल पीएच क्या होता है पीने वाले पानी का, वो होता है स्लाइटली एक तरीके से एल्कलाइन ही ज़्यादा सुटेबल है, और वो कितनी हो सकती है, उसकी पीएच रेंज 6.5 टू 8.5, कितनी होगी उसकी टेम्परेचर रेंज, 6.5 टू 8.5। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, टर्बिडिटी की। टर्बिडिटी इट इंडिकेट द डिग्री ऑफ पोल्यूशन की, ठीक है, कितना डिग्री ऑफ पोल्यूशन है ना, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, टर्बिडिटी।
अब डिज़ायरेबल लिमिट की बात करेंगे ना, हम बात करें कि लेस देन 5 NTU, तो दैट इज है ना कैन नेप्थेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। टर्बिडिटी क्या बोलेंगे, इट इंडिकेट द डिग्री ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, कि डिग्री ऑफ पॉल्यूशन कितना है। डिजायरेबल जो लिमिट होती है वो क्या होती है इसकी, लेस देन 5 NTU, ठीक है। आपको NTU याद रखना है कि NTU क्या है, नेप्थेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है, नेप्थेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये सारा हमने जो अभी देखा वो सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, और अब हम देख रहे हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कुछ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास में जो पानी है उसके अंदर कितनी कितनी लिमिट है, कितनी कितनी चीज़ों की लिमिट परमिसिबल है। जैसे अमोनिया की बात कर रहे हैं, तो अमोनिया को हम बोल रहे हैं इट इंडिकेट रिसेंट पॉल्यूशन विद सीवेज और एनिमल मैटर, ठीक है। सीधे अगर अमोनिया का इन्फेक्शन हमें मिला तो ये हमें यही बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं रिसेंट पॉल्यूशन अभी इन्फेक्टेड हुआ है सीवेज या एनिमल मैटर से। क्लोराइड की हम बात करेंगे ना, तो क्लोराइड की जो परमिसिबल जो लिमिट है वो हम मैक्सिमम परमिसिबल जो लिमिट है वो क्या है, 250 से 1000 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। कितना हो गया कि 250 से 1000 मिलीग्राम पर लीटर। अगर हम सल्फेट की बात करेंगे तो वो कितना है, 200 से 400 मिलीग्राम पर लीटर। और नाइट्राइट्स की बात करेंगे तो वो है 3 मिलीग्राम पर लीटर। नाइट्रेट की हम बात करेंगे तो 45 टू 100 मिलीग्राम पर लीटर। फ्लोराइड्स की बात करेंगे तो एक्सिस में ज़्यादा हो गया तो उसको फ्लोरोसिस बोलेंगे, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो उसको डेंटल कैरीज बोलेंगे, ठीक है। तो इसका एक्सिस भी खराब है और इसकी डेफिशिएंसी भी खराब है। इस केस में क्या होगा, 1 से लेके 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, और ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और एक क्लोराइड वाला भी इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद हम बात करेंगे साइनाइड की, हाईली टॉक्सिक होता है ये, तो इसकी जो लिमिट है ना वो बहुत ही माइन्यूट होनी चाहिए, दैट इज 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। अब है टोटल डिजॉल्व सॉलिड की बात करेंगे, तो इसमें डिजायरेबल कितनी है, लेस देन 500 मिलीग्राम पर ml, कितनी है, लेस देन 500 मिलीग्राम पर लीटर। हार्डनेस की बात करेंगे तो वो कितना है, 300 से 600 मिलीग्राम पर लीटर। और हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करेंगे, मतलब जो प्रोड्यूस करता है एक तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस रॉटन एग ऑर्डर, ठीक है, एक सड़े हुए अंडे की जो स्मेल पैदा करता है वो कौन करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड पैदा करता है। और इसकी जो लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए एक्सेप्टेबल, 0.05 से लेके 0.1 मिलीग्राम पर ml, ठीक है। और डिजोल्व ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और एक सीओडी की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब जितने भी हमने ये पैरामीटर्स पढ़े हैं ये नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ है सारी की सारी, ठीक है, नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज़। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की। ओके, तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि इट इज़ यूज टू मेजर द वाटर पोल्यूशन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट। एक तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि हम ना वाटर पोल्यूशन का पता लगा सकते हैं ना, कैसे पता लगा सकते हैं, बाय मेजर द ऑर्गेनिक वेस्ट। कैसे, डेफिनेशन ऑफ बीओडी, बीओडी इज व्हाट, द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, वो अमाउंट है डिजोल्व ऑक्सीजन की जो बैक्टीरिया को चाहिए, क्यों चाहिए बैक्टीरिया को, टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन द वाटर, वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको खत्म करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे, बीओडी। और यहाँ पे था ऑर्गेनिक वेस्ट मोर टू डिकम्पोज दिस मोर O2 नीडेड, तो उसको बोलेंगे हायर बीओडी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कहीं पे ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है, ज़्यादा अमाउंट उसको ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, और मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा तो मतलब बीओडी ज़्यादा होगा, और बीओडी ज़्यादा है तो हम बता सकते हैं कि वाटर क्या है, पोल्यूटेड है। तो पानी में कचरा ज़्यादा तो हम क्या बोल सकते हैं कि बीओडी भी क्या हो गया, उसका ज़्यादा हो गया। तो वही हमने लिखा है कि ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा तो बीओडी ज़्यादा, माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होंगी तो ऑक्सीजन कंज्यूम रैपिडली होगा, तो डिजोल्व ऑक्सीजन जो है उस वाटर के अंदर वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेफनिया की। डेफनिया को हम बोल सकते हैं वाटर फ्ली, ये भी एक तरीके से इंडिकेटर है किसका, बीओडी का। तो ये क्या है, हम बोल सकते हैं नेचुरली फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटाट। अब देखो नेचुरली तो कहाँ मिलती है, फ्रेश वाटर हैबिटाट के अंदर मिलती है ना ये, और अगर ये नहीं मिल रही एक तरीके से तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ का बीओडी क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की। तो द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय द केमिकल, ठीक है, किसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट को चाहिए, क्यों चाहिए, टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। मतलब एक तरीके से हम यहाँ पे बात करें अब केमिकल के ना, कि K2Cr2O7 को वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो चाहिए, क्यों, उस ऑर्गेनिक मैटर को डिजोल्व करने के लिए। अब ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं वो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं।
तो हम बोल सकते हैं इसलिए कि COD इज ऑलवेज हायर एज कम्पेयर टू BOD। क्यों? क्योंकि BOD में सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, और BOD के अंदर, और COD के अंदर दोनों बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल भी। नोट है कि BOD ऑफ ट्रीटेड इफ्लुएंट, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने ट्रीट किया किसी इफ्लुएंट को, तो वहाँ का BOD कितना होना चाहिए, 30 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, और CO2 कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 250 मिलीग्राम पर लीटर। क्यों ये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर दोनों होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द BOD एंड COD। BOD और COD के बीच में डिफरेंस की बात कर रहे हैं। BOD इज वॉट the O2 needed by the bacteria, and COD is what the O2 needed by the chemical. Which chemical? K2Cr2O7. Okay. Measures the biodegradable organic matter, जो मैंने आपको बताया। COD is measure the total organic matter that is biodegradable as well as non biodegradable। इसको 5 days लगते हैं फॉर द टेस्ट, और इसको लिखते हैं 2 to 3 hours। केमिकल है, स्ट्रॉन्ग है। ऑलवेज लेसर देन COD एंड ऑलवेज हायर देन BOD। सीधी सी बात है, COD जो होगा वो हमेशा ही BOD से ज़्यादा होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ये हर जगह एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या है? बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन है, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं किसकी, मरकरी की। ठीक है, अगर हम एक है ना फूड चेन की बात करें, तो ये फूड चेन में हम बात कर रहे हैं कि सबसे यहाँ ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, उनको फिश ने खाया, उन स्मॉल फिश ने खाया, फिर उनको लार्ज फिश ने खाया, फिर उनको उसके ऊपर वाले टॉप कंज्यूमर्स ने खाया। तो हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल मरकरी सबसे मिनिमम किस में था, फाइटोप्लैंक्टॉन में था। फिर फाइटोप्लैंक्टॉन को खाया फिश ने, स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश, फिर टॉप कंज्यूमर ने खाया उसको ना। तो हुआ क्या कि जो मरकरी है ना, वो कभी ना डिग्रेड नहीं हुआ ना, कभी ख़त्म नहीं हुआ, कि उसकी कंसनट्रेशन बढ़ती गई। अब जो सबसे ज़्यादा, सबसे कम कंसनट्रेशन उसकी किसके अंदर मिलेगी, उसकी प्रोड्यूसर के अंदर मिलेगी, और सबसे हाई किसके अंदर मिलेगी, टॉप कंज्यूमर मिलेगी, टॉप कंज्यूमर में मिलेगी, क्योंकि वो इकट्ठा होता जा रहा है। हर ट्रॉपिक लेवल पे मरकरी की कंसंट्रेशन इकट्ठी होती जा रही है। ठीक है, और उसको फिर फाइनली कौन खा रहा है, ह्यूमन खा रहे हैं। तो ह्यूमन भी क्या होते जा रहे हैं, उससे इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं एक तरीके से। उनके अंदर भी क्या होता जा रहा है, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का मतलब ही ये है कि अब वो जो क्वांटिटी जो इतनी सी थी, वो बढ़ती 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 उसकी क्वांटिटी अब ज़्यादा हो गई, मतलब एक तरीके से मैग्नीफाई हो गई उसकी वैल्यू। ओके, तो हम बात करें डेफिनेशन। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि जो डिग्रेड हो जाएगा वो तो इकट्ठा ही नहीं होगा ना, तो जो नहीं डिग्रेड हो पाएगा वही तो इकट्ठा होगा। तो द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट along the successive trophic level in a food chain, that is known as biological magnification। हम बात कर रहे हैं कि द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम मरकरी की बात कर रहे हैं, DDT की बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, आयरन की बात कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे हैं, कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं। दीज पॉल्यूटेंट आर नॉट डिकम्पोज बाई माइक्रोब्स। ये वो पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको माइक्रोब्स डिकम्पोज नहीं कर पाते, इसीलिए तो हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या हो रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं। दे एक्यूमुलेट इन टिश्यूज के अंदर एक्यूमुलेट होंगे भी सही। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अलॉन्ग द फूड चेन। हाईएस्ट कंसंट्रेशन किस में प्रेजेंट होगी, इसकी टॉप कंज्यूमर में मिलेगी आपको। कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, एग्जांपल्स ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। हम बात कर रहे हैं किसकी, DDT की। DDT इन वाटर फॉर एग्जांपल कितना है, 0.003 पार्ट्स पर बिलियन। ये किसके अंदर प्रेजेंट है, वाटर के अंदर। फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाया जू प्लैंक्टॉन ने, जू प्लैंक्टॉन को खाया स्मॉल फिश ने, स्मॉल फिश को खाया लार्ज फिश ने, और लार्ज फिश को खाया फिश ईटिंग बर्ड्स ने। ये टॉप कंज्यूमर हुआ, और इसके अंदर ये कंसंट्रेशन बढ़ती बढ़ती कितनी होगी, 25 पार्ट्स पर मिलियन, 25 पार्ट्स पर मिलियन थी। कितनी, 0.003 पार्ट्स पर बिलियन थी, और हो कितनी गई, 25 पार्ट्स पर मिलियन। आप देख रहे हैं यहाँ बिलियन से किस में कन्वर्ट होगी, मिलियन में। अब ये ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन, DDT कंसंट्रेशन होने की वजह से जो बर्ड्स है उनका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से थिन और प्री मेच्योर एग बन चुके हैं, जिनकी अब ब्रेकिंग हो जाएगी, और डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन। ठीक है, तो बर्ड पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, इनका डिक्लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मिनीमाटा डिजीज की ना। मिनीमाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय द बायोमैग्निफिकेशन ऑफ मर्करी इन एक्वेटिक फूड चेन। एक्वेटिक फूड चेन के अंदर बायोमैग्निफिकेशन हो गया, किसका हो गया, मर्करी का बायोमैग्निफिकेशन हो गया। कैसे हो गया, बाय इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फिश विद मर्करी, और डिजीज हो गई ह्यूमंस के अंदर, दैट इज नॉन एज मिनीमाटा डिजीज। क्या बोलेंगे इसको, मिनीमाटा डिजीज।
नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, दैट इज यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन क्या है? इसमें क्या हो गया, न्यूट्रिएंट अनरिच कोई ऐसा पॉन्ड है जहाँ पे न्यूट्रिएंट अनरिच है। तो अब देखिए इसमें, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट अनरिचमेंट ऑफ वाटर लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन वाटर बॉडी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट अनरिचमेंट बढ़ा तो वहाँ पे ऑर्गेनिक लोड ज़्यादा बढ़ गया वाटर बॉडी के अंदर। तो जिसकी वजह से ऑर्गेनिक लोड ज़्यादा बढ़ा तो एक तरीके से वहाँ के जो बैक्टीरिया हैं उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करी उस ऑर्गेनिक लोड को, उस ऑर्गेनिक मैटर को बायोडिग्रेड करने के लिए। तो वहाँ का ऑक्सीजन कंटेंट कम हो गया, तो उसकी वजह से वहाँ के जो एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इसी को हम बोलते हैं यूटेरोफिकेशन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कुछ मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ की। ठीक है, अभी हमने ऊपर बात करी थी नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ की, और अब हम बात कर रहे हैं कुछ मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ की। ओके गाइस, तो हम बात करें मेटेलिक इम्प्योरिटीज़। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास में क्या, आयरन। सबसे पहले हम बात करें आयरन की, तो आयरन की वो मैक्सिमम लिमिट जो एक्सेप्टेबल है वो है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं कि द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन वाटर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ आयरन बैक्टीरिया। सीधी सी बात है, अगर वाटर के अंदर आयरन प्रेजेंट होगा तो आयरन बैक्टीरिया की तो क्वांटिटी बढ़ेगी। उसका पहला एग्जांपल है क्रीनोथ्रिक्स। क्रीनोथ्रिक्स आयरन कंटेनिंग बैक्टीरिया है। तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है आयरन को फ्रॉम वाटर से, जिसकी वजह से Fe+2 किस में कन्वर्ट हो जाता है गाइस, Fe+3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और Fe+3 डिपोजिशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, किसका, फेरिक हाइड्रोक्साइड का डिपोजिशन हो जाता है इनकी म्यूसिलेजिनस शीट के अंदर। किसके अंदर, म्यूसिलेजिनस शीट में। होता क्या है, Fe+2 किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+3 के अंदर। तो जिसकी वजह से Fe+3 धीरे धीरे इसको Fe+3 को हम क्या बोलेंगे, वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड। और फेरिक हाइड्रोक्साइड उनकी शीट के अंदर जाते ही इकट्ठा हो जाएगा। अब बात नेक्स्ट बैक्टीरिया की बात करें, गैलियोनीला बैक्टीरिया फॉर्म स्लाइमी कोटिंग ऑफ इनर सरफेस ऑफ वाटर पाइप्स। जो वाटर पाइप्स वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर जाके एक स्लाइमी, एक ऐसे चिकनी चिकनी टाइप की क्या बनाएगा, कोटिंग बना लेता है ना। अब कॉपर की कितनी मैक्सिमम लिमिट है जो एक्सेप्टेबल है, वो होती है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। लेड की कितनी होती है, 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। आर्सेनिक की कितनी होती है, 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। एक्सेप्टेबल लिमिट्स हैं जो याद रखनी है हमें। और मर्करी की कितनी होती है, 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। एक तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ये। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, कि ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रोब्स, जो हमें सबको ही पता है। पर फिर भी कुछ पैरामीटर्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम पढ़ लेते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रोब्स। तो गाइज, आज हम यही तक क्लास रखेंगे। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज़, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यूँ ही अपना आशीर्वाद, अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।